गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे नातेदारी व्यवस्था, जो कि आपके सेकंड पेपर में सामाजिक मानव शास्त्र का जो पेपर है उसका विषय है। सामान्य रूप में देखा जाए तो नातेदार क्या है? नातेदार सामान्य रूप में अगर हम कहें तो हमारे रिश्तेदार, जो से भी हमारा रिश्ता है वो सब नातेदार कहलाते हैं, चाहे वह रक्त संबंधी हो चाहे वह अन्य हो। नातेदारी व्यवस्था को देखा जाए तो हर समाज के अंतर्गत यह व्याप्त रही है, क्योंकि किसी भी समाज के अंदर व्यक्ति का जो स्थान है वह उसके अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, वह सब कुछ इस नातेदारी व्यवस्था पर निर्भर करता है कि आपका संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा है। आदिम समाज में हम देखें तो यह जो व्यवस्था थी वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आदिम समाजों का जो संगठन था वही नातेदारी व्यवस्था का ऊपर निर्भर करता था। आधार जो था उन संगठनों का वह यह नातेदारी व्यवस्था ही होती थी, इसलिए वहाँ पर बहुत अधिक इसका महत्व है। सामान्य रूप में हम कहते हैं कि नातेदारी संस्कृति का वह हिस्सा है जो जन्म और विवाह के आधार पर बने संबंधों की अवधारणाओं और विचारों से संबंधित होता है। व्यक्ति परिवार के बाद अपने नाते रिश्तों को ही अधिक महत्व देता है। आज भी नातेदारी व्यवस्था का जनजातीय और ग्रामीण समाज में विशेष महत्व है। आदिम समाज में जीवन संकटमय था और संघर्ष भी बहुत अधिक थे, इसलिए बंधुत्व संबंधों में अत्यधिक निकटता थी। कहा भी गया है कि खून जो है वह पानी से गाढ़ा होता है, अर्थात ब्लड इज थिकर देन वाटर, कि आपको कभी भी समस्या आती है तो आप सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं। जो निकटतम रिश्तेदार है उसके पास सबसे पहले जाओगे मदद मांगने के लिए, और वह व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए आगे आएगा भी, क्योंकि आपका उससे रक्त का संबंध है, खून का संबंध आपका उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो संकटमय परिस्थितियों में, संघर्षशील अवस्था में रिश्तेदार हमारे सहायक होते हैं। अगर आधुनिकीकरण की बात करें आज की, तो हम देखते हैं कि औद्योगिकरण की व्यवस्था के कारण नातेदारों में संपर्क कम हो गया, परंतु आज भी जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर वे कहीं पर भी हो, एक साथ महत्वपूर्ण जो अवसर है, चाहे विवाह का हो चाहे मृत्यु का समय हो, तो वो वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो यह हमारे रिश्ते हैं जो आज तक बने हुए हैं, चाहे वह आदिम समाज हो चाहे आधुनिक समाज हो, नातेदारी व्यवस्था आज भी एग्जिस्ट कर रही है। नातेदारी व्यवस्थाओं पर सामाजिक मानव शास्त्रियों ने बहुत अधिक काम किया है। उनका क्षेत्रीय कार्य आदिवासियों के मध्य अधिक हुआ है। अगर विदेशी मानव शास्त्रियों की बात करें तो उसमें मर्डॉक, लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, रॉबिन फॉक्स, इवांस प्रिचार्ड आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मानव शास्त्रियों में अगर हमारे देश में बात करें तो इरावती कर्वे हैं, उनका अध्ययन बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। उन्होंने अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में देश की विभिन्न जातियों और विशेष रूप से आदिम जातियों की बंधुत्व व्यवस्था का विशुद्ध विवरण प्रस्तुत किया है। केम कापड़िया ने अपनी पुस्तक हिंदू किनशिप ऑर्गेनाइजेशन में हिंदुओं की बंधुत्व व्यवस्था का सिलसिलेवार अध्ययन प्रस्तुत किया है। गोविंद सदाशिव गुर्य या जी.एस. गुर्य, जिनको हम कहते हैं सामान्य भाषा रूप में, ने भी बंधुत्व व्यवस्था पर, भारतीय जो बंधुत्व व्यवस्था है उस पर कई सारे लेख लिखे हैं। सामान्य रूप में हम परिभाषा देखें तो हम कहते हैं कि सामान्य रूप में हमारे बांधव या बंधुत्व रिश्तेदार, नातेदार वे हैं जिनके साथ हमारा
रक्त का संबंध होता है। प्रथम वह, तो ज़्यादातर परिभाषा जो दी गई हैं वह इसी आधार के ऊपर दी गई है। सबसे पहले परिभाषा देखें हम तो वह परिभाषा है चार्ल्स विनिक की। चार्ल्स विनिक कहते हैं, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध गिने जा सकते हैं जो अनुमानित अथवा वास्तविक रक्त संबंधों पर आधारित हैं। अनुमानित इसलिए कह रहे हैं हम कि भारतीय समाज के या विदेशी समाज के, किसी भी समाज की हम बात करें तो रक्त संबंधी तो हमारे नातेदार हैं ही, लेकिन अगर किसी परिवार में नियमानुसार गोद लिया हुआ पुत्र पुत्री है, संतान है, तो वह भी नातेदारों की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। हम उसे कई जगह पर दत्तक पुत्र या पुत्री कहते हैं, दत्तक संतान कहते हैं, कई जगह पर उसे क्षत्रज भी कहा जाता है, तो वह भी इस नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। सामाजिक उद्देश्य, क्योंकि हम देखते हैं कि समाज के अंतर्गत जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं उनका परंपरागत समाज के अंतर्गत विशेष अवसरों पर विशेष कार्य होते थे, विशेष व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि जीवन के सभी अवसरों पर वे आपके उपस्थित हों और आपका आजीवन उनसे हमेशा संपर्क बना रहे। उसके लिए तो हम कहते हैं कि सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी नातेदारी व्यवस्था आवश्यक रूप से देखी जा रही है। लूसी मेयर कहते हैं, बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। जैविक शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रक्त संबंधों की बात यहाँ पर की गई है, प्राणी शास्त्रीय आधार पर बात की गई है, इसलिए लूसी मेयर इस बात को कहते हैं। रिवर्स की बात करें तो वह कहते हैं, नातेदारी वह व्यवस्था है जिसे वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित किया जा सके। अर्थात रक्त संबंधियों की अपनी एक वंशावली होती है, उसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे जो वंशज हैं वो कौन थे, पहले कौन थे और अभी हमारे वंशज कौन हैं, कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वंशावलियों का निर्धारण इसके माध्यम से किया जाता है, तो वह नातेदारी व्यवस्था है। डंकन मिचेल की परिभाषा को अगर हम देखें तो वह बहुत विस्तृत परिभाषा है और नातेदारियों के जो समस्त पहलू हैं उनको यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। जब हम नातेदारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग रक्त संबंधियों एवं विवाह संबंधियों को संदर्भित कर रहे हैं। अभी तक हमने जो परिभाषा देखी थी वो ज़्यादातर रक्त संबंधियों पर आधारित थी। अब इसमें रक्त संबंधी और विवाह संबंधियों दोनों को ही शामिल किया गया है। रक्त संबंधियों में सामान्यतः उन्हें शामिल किया जाता है जिनके बीच सामूहिक रूप से तथाकथित रक्त संबंध पाया जाता है। अर्थात रक्त संबंधी वह है जिसका या तो उस परिवार में जन्म हुआ है या उसे परिवार द्वारा गोद लिया गया है, जबकि विवाह संबंधी उसे कहते हैं जिसके साथ संबंध का माध्यम विवाह हो। अर्थात जब गैर रक्त संबंधियों के साथ संबंध स्थापित किए जाते हैं विवाह के माध्यम से, तो वे हमारे विवाह संबंधी नातेदार बन जाते हैं। और रक्त संबंधी नातेदार वे हैं जिनसे हमारा संबंध रक्त के साथ में जुड़ा हुआ है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि पिता पुत्र का जो संबंध है या पिता पुत्री का जो संबंध है वह रक्त संबंधी संबंध है, जबकि पति पत्नी के मध्य जो संबंध है वह विवाह का संबंध है, क्योंकि विवाह के माध्यम से ही वह इस रिश्ते में बंधे हैं। तो यह हम स्थिति देखते हैं कि रक्त संबंधी जो हैं वह गैर रक्त संबंधियों से विवाह कर संबंधों को स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार नातेदार दो श्रेणियां हमें दिखाई देती हैं, एक रक्त संबंधी नातेदार हैं, दूसरे हमारे विवाह संबंधी नातेदार हैं।
रक्त संबंधी नातेदार जो हैं वह नातेदारी व्यवस्था की आंतरिक संरचना कहलाती हैं। आंतरिक संरचना इसलिए क्योंकि उनका महत्व व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक है और विवाह संबंधों को हम नातेदारी श्रेणी की बाह्य संरचना कहकर संबोधित करते हैं। अब हम देखें नातेदारी के प्रकार। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं नातेदारी के दो प्रकार जो है हमारे सामने दिखाई देते हैं। पहला है रक्त संबंधी नातेदार। ये वे नातेदार हैं जिनके साथ हमारा संबंध समान रक्त के कारण जुड़ा हुआ है, अर्थात हम रक्त के माध्यम से उनसे संबंधित हैं। माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, चाचा हैं, बुआ हैं, नाना नानी हैं आपके, मामा हैं आपके, तो वो सारे रक्त संबंधी नातेदार कहलाएंगे। विवाह संबंधी नातेदार, जब रक्त संबंधी नातेदार गैर रक्त संबंधियों से विवाह के माध्यम से संबंध स्थापित करते हैं तब वे एक दूसरे के संबंधित होते हैं, तो उसे हम रक्त संबंधी ना कहकर विवाह संबंधी नातेदार कहते हैं। जैसे पत्नी है ना, वह पति और पत्नी आपस में विवाह संबंधी नातेदार हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आपकी मामी रक्त संबंधी नातेदार के रूप में देखी जाएगी। आपके जो भाई हैं उनकी पत्नियां जो हैं वह रक्त संबंधी नातेदार की श्रेणी है। आपकी जो बहन है उनके हस्बैंड हैं तो वह रक्त संबंधी न होकर के विवाह संबंधी नातेदारों की श्रेणियों के अंतर्गत रखे जाएंगे। नेक्स्ट देखें नातेदारी की श्रेणियाँ। जितने भी हमारे नाते रिश्तेदार हैं प्रत्येक से हमारा संबंध जो है वह एक जैसा नहीं होता है। कुछ के साथ हमारा संबंध बहुत अधिक घनिष्ठ होता है, कुछ के साथ हमारा संबंध जो है वह दूरी का होता है। मानवशास्त्री मर्डॉक ने विश्व के लगभग 250 समाजों का अध्ययन किया है। ध्यान रखिए, 250 समाजों का अध्ययन किया है और उन अध्ययन के आधार के ऊपर उन्होंने नातेदारी की प्रमुख श्रेणियां बताई हैं। 3 श्रेणियों को वो प्रमुख मान रहे हैं। पहले है प्राथमिक नातेदार। प्राथमिक नातेदार वे नातेदार हैं जिनके साथ आपका संबंध मूल रूप से जुड़ा हुआ है, अर्थात वे नातेदार जिनसे आपको अपना संबंध बताने के लिए किसी अन्य संबंध की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम कहते हैं वह प्राथमिक नातेदार हैं। जैसे पिता पुत्र, पिता पुत्री, बीच में कोई और संबंध नहीं है। एक पिता को बताना है तो वो कहेगा कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध वहाँ पर नहीं आ रहा। उसी प्रकार से माता पुत्र, माता पुत्री, कोई बीच में संबंध नहीं आ रहा। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, कोई संबंध बीच में नहीं आ रहा। तो वो संबंध जहाँ पर संबंधों को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य संबंध की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम प्राथमिक नातेदार कहते हैं। मर्डॉक कहते हैं ये 8 प्रकार के हैं, जिनमें 7 रक्त संबंधी हैं और 1 विवाह संबंधी। विवाह संबंधी जो नातेदार हैं वह पति पत्नी हैं। आपस में अपना संबंध बताने के लिए कोई भी तीसरा संबंध बीच में होना आवश्यक नहीं है। तो हम कहते हैं 7 रक्त संबंधी हैं और 1 विवाह संबंधी नातेदार हैं। 7 रक्त संबंधों की अगर हम बात करें तो उनमें कौन है? पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन। ये 7 जो है वह रक्त संबंधी नातेदार कहलाते हैं। दूसरी श्रेणी की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं द्वितीयक नातेदार, अर्थात ये वे नातेदार हैं जो हमारे प्राथमिक नातेदार हैं। अर्थात आपके लिए जो प्राथमिक हैं उनके लिए वो प्राथमिक हों तो वह आपके लिए द्वितीयक नातेदार की श्रेणी में आएंगे। अर्थात जब रिश्तों को व्यक्त करने के लिए बीच में किसी एक पीढ़ी को माध्यम बनाया जाए या एक व्यक्ति बीच में आता है तो हम कहते हैं वह हमारे लिए
द्वितीयक नातेदार हैं। जैसे पिता के पिता, आपके दादा, आपके लिए क्या हो गए? द्वितीयक नातेदार, क्योंकि प्राथमिक कौन है? आपके पिता आपके लिए प्राथमिक नातेदार। आपके पिता के लिए आप प्राथमिक हैं और उनके पिता भी प्राथमिक हैं, तो क्या हो गए? पिता के पिता आपके लिए द्वितीयक नातेदार की श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगे, ये रक्त संबंधों में। इसी प्रकार से भाई की पत्नी है आपकी या आपकी बहन के पति हैं, तो वह आपके लिए द्वितीयक विवाह संबंधी नातेदार होंगे, क्योंकि बीच में या तो भाई आ रहा है या बहन के कारण आपका रिश्ता उनसे बना हुआ है, तो वह आपके लिए द्वितीयक विवाह संबंधी नातेदार हो। अर्थात जहाँ पर बीच में कोई एक रिश्ता बीच में आ रहा है तो वह आपके द्वितीयक नातेदार हो जाएंगे। मर्डॉक कहते हैं कि इस प्रकार के कुल 33 नातेदार संबंध हो सकते हैं। तृतीय नातेदार जो तीसरी श्रेणी है उसको उन्होंने कहा तृतीयक नातेदार, अर्थात ये वे नातेदार हैं जो आपके द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक हैं, अर्थात आपके प्राथमिक के प्राथमिक, तो वह आपके लिए तृतीयक नातेदार होंगे। आपका चचेरा भाई है, आपकी पत्नी है, उनकी भाभी है, तो वह आपकी, क्योंकि पत्नी का भाई द्वितीयक और उसकी भी पत्नी आपके लिए तृतीयक नातेदारों की श्रेणी में आएगी। तो इस प्रकार से कुल मर्डॉक कहते हैं 151 प्रकार के तृतीयक नातेदार हो सकते हैं। अब देखें नातेदारी का महत्व। नातेदारों का बहुत अधिक जीवन में महत्व होता है, क्योंकि व्यक्ति इन्हीं नातेदारी या वंशावलियों को जो बढ़ोतरी होती है उसके आधार पर गर्व महसूस करता है, इसलिए समाज में इन नाते रिश्तेदारों का बहुत अधिक महत्व देखा जाता है। सबसे पहले हम कहें विवाह एवं परिवार का निर्धारण, तो नातेदारी के द्वारा ही विवाह का क्षेत्र और विवाह कहाँ पर होगा, किससे होगा, वह मान्य होता है। परिवार का विस्तार ही नातेदारी का विस्तार कहलाता है। परिवार के विभिन्न प्रकार नातेदारों की भूमिका में पाए जाने वाले भेद को प्रकट करते हैं। अगर मातृसत्तात्मक परिवार होगा तो भाई की भूमिका जो है वह बहन के परिवार में महत्वपूर्ण होगी और पति की भूमिका जो है वह कमज़ोर होगी। लेकिन पितृसत्तात्मक परिवार में भाई की जो भूमिका है वह अपने बहन के परिवार में कमज़ोर होगी या बिल्कुल नहीं के बराबर। लेकिन महत्वपूर्ण अवसर जो होंगे बहन के परिवार में भी, वहाँ पर उनकी भूमिका देखी जाएगी। दूसरी बात हम कह रहे हैं वंश, उत्तराधिकार और पदाधिकार का निर्धारण। नातेदारी वंशावली का निर्धारण करती है। वंशावली की लंबाई प्रतिष्ठा का सूचक है। भूतकाल के संबंधियों के बारे में जानकर व्यक्ति को गर्व महसूस होता है। संपत्ति और पद का हस्तांतरण किन लोगों को होगा, किन किन में होगा, कौन कौन उसके दावेदार होंगे, यह भी नातेदारी द्वारा तय किया जाता है। पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक परिवारों में उत्तराधिकार के जो नियम हैं वह भी अलग अलग होते हैं। तीसरी बात हम कहते हैं आर्थिक हितों की सुरक्षा। संकट या कठिनाई के अवसर पर हम देखें तो नातेदार ही आर्थिक सुरक्षा व्यक्ति को देते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्व के रूप में भी पूर्ण करते हैं। रक्त संबंधी हैं उनका यह दायित्व अधिक है और विवाह संबंधी जो है उनका यह दायित्व उनकी अपेक्षा कम देखा जाता है। फिर हम कहते हैं सामाजिक दायित्वों का निर्वाह। कहा जाता है कि रिश्तेदार निःशुल्क निस्वार्थ सेवाएं प्रदान करते हैं। जब व्यक्ति को उनकी आवश्यकता है तो रिश्तेदार ही हैं जो आपको निःशुल्क सेवा प्रदान करेंगे। आप बीमार हैं तो परिवार के लोग ही आकर के आपकी मदद करते हैं, नाते रिश्तेदार आपके लिए आकर खड़े होते हैं। तो सामाजिक दायित्व जो है वहाँ पर वह रहते हैं।
अगर आपको वह व्यक्ति उपलब्ध ना हो तो आपको इन्हीं सेवाओं के लिए दूसरे व्यक्तियों को मूल्य चुकाना पड़ता है। कठिन परिस्थितियों में सहायता, शिकार के लिए, युद्ध के लिए, कृषि के लिए, परिवार की देखरेख के लिए हम कहें तो हमें नाते रिश्तेदारों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में कहें नौकरशाही व्यवस्था है तो भी वहाँ पर देखें तो व्यक्ति योग्यता अगर बराबर है तो सबसे पहले अपने रिश्तेदार को वहाँ पर काम पर लगाने का प्रयास करेगा। भाई भतीजावाद जो है वह समाज में हमेशा से ही हम देखते आ रहे हैं। औद्योगिकरण के कारण नातेदारी व्यवस्था जो है वह बहुत अधिक निकट या घनिष्ठता के साथ में जुड़ी हुई नहीं रह पाई, क्योंकि व्यक्ति एक दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन आज भी जीवन के सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर नातेदार उपस्थित होते हैं, अपना दायित्व, अपना कर्तव्य वहाँ पर मानते हैं और वह वहाँ पर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हम कहें मानसिक संतोष। औद्योगिकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हो जाने के बाद भी मानव नातेदारी के मनोभाव से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाया है। वह पूर्वजों के जो फोटोग्राफ्स हैं, फोटो एल्बम से उनको सहेज कर रखता है, घर पे उनकी फ़ोटो को लगाता है, क्योंकि उसका अपरिचितों के प्रति भय रहता है और परिचितों के प्रति पूर्ण विश्वास उसको है। मानव समाज जो है नातेदारी व्यवस्था पर एक लंबे समय तक आधारित रहा है और इसीलिए जब उसको नाते रिश्तेदार उसके साथ में जुड़े होते हैं तो वह अपने आप को एक मानसिक रूप से संतुष्ट व्यक्ति के रूप में देखता है कि आवश्यकता पड़ने पर यह लोग उसकी मदद को हमेशा तैयार रहेंगे। लास्ट कहें मानव शास्त्रीय ज्ञान का आधार तो मॉर्गन है, हेनरी मैन है, मैक्लेलन है, लोवी है, जेम्स फ्रेजर, ब्राउन, बोआस, प्रिचार्ड, कई सारे मानव शास्त्री हैं जिनके अध्ययन का आधार नातेदारी व्यवस्था रही है। उन्होंने नातेदारी व्यवस्था को आधार मानकर सामाजिक संरचना के साथ में जुड़े हुए अध्ययन किए हैं और इसी आधार पर समाज और संस्थाओं के विकास को देखने का प्रयास किया है। तो ये तो था सामान्य रूप में नातेदारी का अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकार, उसकी श्रेणियाँ, महत्व के बारे में। जो अगला वीडियो होगा उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि नातेदारी की रीतियाँ क्या हैं, क्योंकि हमारे सब रिश्तेदार जो हैं, नातेदार जो हैं, उनके साथ हमारा एक जैसा संबंध नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के संबंध वहाँ पर होते हैं। तो वो संबंधों की क्या रीतियाँ हैं, उन रीतियों के ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।